नमस्कार, बैटल ऑफ बंगाल में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खुशबू। बंगाल में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, ममता बनर्जी बौखला गई हैं और इसी बौखलाहट की वजह से उनकी बयानबाजी तीखी होती जा रही है। अब उन्होंने बीजेपी पर यह आरोप लगाया है कि बंगाल बंगाल है, उत्तर प्रदेश या फिर गुजरात नहीं है और बाहरी गुंडे वहां आकर वहां के संघीय ढांचे को ध्वस्त नहीं कर सकते। इसके साथ साथ वहां पर शुभेंदु अधिकारी को लेकर भी सस्पेंस बना हुआ है और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के न्यूज एडिटर राजीव जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। राजीव जी, जिस तरीके से ममता की जो बयानबाजी है तीखी होती जा रही है, उससे साफ पता चल रहा है कि वो बौखलाई हुई है। इसकी वजह से एक के बाद एक वो इस तरह के बयान दे रही है। देखिए, ममता बनर्जी जो बोल रही हैं उसके पीछे का रीजन तो कुछ और है, यानी भारतीय जनता पार्टी के बढ़ता आधार। लेकिन ममता बनर्जी ने जो ये बयान दिया है कि पश्चिम बंगाल गुजरात नहीं है, उत्तर प्रदेश नहीं है, बिहार नहीं है, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करके अपनी कब्र खुद खोद रही हैं। पहले ही जो नॉन बंगाली स्पीकिंग पीपल हैं, जो बंगाल के पश्चिम बंगाल में जो गैर बांग्ला भाषी लोग हैं, वो ममता बनर्जी से नाराज चल रहे हैं। अर्जुन सिंह जब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किए थे, जो अभी सांसद हैं, और उनके भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के बाद भी इन लोगों में खलबली मची थी, क्योंकि उनका बड़ा आधार था और गैर बांग्ला भाषियों के बीच वो बड़े पॉपुलर लीडर थे। तो अभी जो कोलकाता, हुगली और उसके आसपास के क्षेत्रों में गैर बांग्ला भाषी लोग जो रहते हैं, उनको तो इस बात से और नाराज़गी होगी, क्योंकि उन्होंने एक तरह से गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे जगहों को गुंडा राज वाला बता दिया है। ये एक ममता बनर्जी की अपनी परेशानी और बौखलाहट दिखाई पड़ती है इस बात से। और दूसरी बात, जो इन्होंने कहा, जो प्रतिक्रिया दी है, उसके पीछे का कारण क्या है। आखिरकार ममता बनर्जी अचानक से ऐसे बौखला तो नहीं गई हैं, वो धीरे धीरे, जैसे कहा जाता है ना कि धीरे धीरे जब आंच लगाते हैं तो पानी खौलना शुरू हुआ और खौलते खौलते वो वाष्प बन के ऊपर निकलना शुरू हो जाता है। तो वाष्प बनने की जो प्रक्रिया के बीच जो आग लगाया जाता है, वो धीरे धीरे उनके अंदर वो आग लग चुकी है और वो आग लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया है। जो भारतीय जनता पार्टी की तैयारी रही पिछले 6 महीने के दौरान, यानी 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद से अगर देखें तो धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल पर अपने पकड़ मजबूत करनी शुरू कर दी। बिल्कुल। और हर समय जैसे जैसे ममता बनर्जी ने कोई भी आंदोलन, कोई भी हंगामा खड़ा किया, उसमें भारतीय जनता पार्टी के लिए वो 10% वोट और जोड़ दी। और यही कारण है कि जब सीए के खिलाफ आंदोलन चला था तो ममता बनर्जी बिल्कुल परेशान हो गई थी। ममता बनर्जी को ये लग नहीं रहा था शुरू में कि हम करें तो क्या करें, क्योंकि उनको एक तरह से बंगाली भावनाओं को भी देखना था। जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और साथ साथ अफगानिस्तान से आने वाले जो गैर मुस्लिम लोगों को नागरिकता देने की बात की गई थी, तो वो चीज़ें भी देखनी थी उनको। और उसके साथ साथ दूसरी तरफ अल्पसंख्यकों को तुष्टीकरण की बात भी थी। जो मुसलमानों को बरगला कर ये बताया गया कि ये कानून एंटी मुस्लिम है, तो अब उनके साथ ये भी समस्या थी कि किसी तरह पश्चिम बंगाल में जो मुस्लिम वोट बैंक हैं उस पर हमारा ही कब्जा हो, वो कांग्रेस के पास न जाए, वामपंथी पार्टियों के पास न जाए। और इसलिए उन्होंने हंगामेदार तरीके से पश्चिम बंगाल में सीए के खिलाफ आंदोलन चलाया। लेकिन जब धीरे धीरे उनको पता चलने लगा तो फिर वो बैकफुट पर आ गई और अपनी गलतियों को दोहराने की कोशिश में नहीं लगी। उन्होंने अचानक से प्रशांत किशोर से संपर्क किया। प्रशांत किशोर ने उनके लिए स्ट्रेटजी तैयार की और बताया कि भाई इन चीज़ों से जो अल्पसंख्यक तुष्टीकरण तो हो रहा है, यार मुस्लिम वोट बैंक तो थोड़ा आपको हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा, मुसलमान वोट दे देंगे, लेकिन गैर मुस्लिमों के बीच क्या करेंगे। वो जो भावना पैदा हो रही है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक आधार बनाया जा रहा है और इसलिए वो अलग अलग क्षेत्रों में पहुंच गई बांग्लादेशी रिफ्यूजियों के पास। जो बांग्लादेश से यहाँ आके बैठे हुए थे, शरणार्थी थे, उनको ज़मीन अलॉट करवाना शुरू कर दी ममता बनर्जी और पट्टा पर ज़मीन देना शुरू कर दी। उनको अस्थायी तौर पर उनकी कॉलोनियों को कहा कि अब ये रिफ्यूजी कॉलोनी पश्चिम बंगाल में नहीं होगा, सारे रिफ्यूजी कॉलोनी को लीगल कर दिया जाएगा। यही बात तो सीए में किया जा रहा था, वो तो कॉलोनी को लीगल करने की बात कर रही हैं। दूसरी तरफ
जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, केंद्र सरकार ने जो कानून लाया, उसमें तो वो लोग परमानेंट यहाँ के सिटीजन हो जाएंगे। तो अब किसका पलड़ा भारी है? अगर वो एक तरफ कॉलोनी को लीगल करेंगे, दूसरी तरफ वो जब यहाँ के नागरिक हो जाएंगे, तो नागरिक होने के बाद उनको यहाँ की सारी सुविधाएं मिल जाएगी। उन्हें वोट देने का अधिकार भी मिल जाएगा, राशन कार्ड मिल जाएगा, आधार कार्ड मिल जाएगा, और सरकार जो भी सुविधाएं प्रदान कर रही है वो सारी सुविधाएं उनको मिल जाएगी जी। तो ये सारी स्थितियां जो बदली है, उसके कारण ममता बनर्जी के पास कुछ रहा नहीं। अब वो गुंडागर्दी की बात करने लगी है कि गुंडा राज नहीं है पश्चिम बंगाल में। ये तो बात सही है कि बाहर से लोग आके गुंडागर्दी नहीं कर सकते, लेकिन पश्चिम बंगाल के लोग गुंडागर्दी करेंगे, और टीएमसी के कार्यकर्ता जो हैं उनको गुंडागर्दी के लिए लाइसेंस दे दिया गया है, सर्टिफिकेट दे दिया गया कि पुलिस भी उसको कुछ न करे अगर वो सड़क पर खुलेआम भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को पीटें, उनके गाड़ी पर हमला करें, भाजपा के कार्यकर्ताओं की हत्या करें, उनको पूरी तरह से खुली छूट मिली हुई है। लेकिन यहाँ पर राजीव जी जिस तरीके से हमेशा बाहरी शब्द का प्रयोग करती हैं, तो हम ऐसा ही लगता है कि बाहर से ही लोग आकर, बाहर से ही गुंडे आकर वहां पर गुंडागर्दी करते हैं। ऐसा वो प्रतीत होता है उनकी बातों से कि वहां पर तो गुंडागर्दी है ही नहीं, बाहर से ही होता है जो होता है। देखिए, ये जो स्थितियां हैं, जो नरेशन क्रिएट किया गया है, ये भारतीय जनता पार्टी को लेकर किया गया है। जैसे अलग अलग राज्यों के चुनाव को देखें, उस सब चुनावों में ये बाहरी बनाम स्टेट का मसला उठाया जाने की कोशिश की गई। बिहार के समय में भी की गई थी, बिहार के चुनाव के समय में भी की गई, इससे पहले के बिहार के चुनाव के समय भी की गई। इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन ये है कि भारतीय जनता पार्टी में अभी जो स्टार चेहरा हैं, जिनके दम पर चुनाव जीती जाती है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। दूसरे जो स्ट्रेटजी बना रहे हैं वो अमित शाह हैं। तो इन लोगों को, स्ट्रेटजी बनाने वाले या फिर वोट लाने वाले को बाहरी के तौर पर पेश किया जाता है। लेकिन स्टेट में जो चुनाव हो उसमें बाहरी का कोई मतलब ही नहीं बनता है। अगर राहुल गांधी वहां पर चुनाव प्रचार करने जा रहे हैं या कांग्रेस का कोई दूसरा नेता वहां पर जा रहा है चुनाव प्रचार करने के लिए, तो सभी बाहरी हो गए। तो इसका मतलब सब बाहरी हो गए। या ममता बनर्जी, चूंकि ममता बनर्जी कुएं की मेढक हैं, इनको पश्चिम बंगाल से बाहर इनकी कोई औकात ही नहीं है। पश्चिम बंगाल से सटा हुआ स्टेट जो है, जो बॉर्डर जिसका लगता है पश्चिम बंगाल से, वहां भी ममता बनर्जी जा नहीं सकती हैं। वहां भी चुनाव प्रचार करने से उनको फायदा नहीं दिखता है। बिहार में टीएमसी को देखिए, या फिर उड़ीसा में देखें, असम में देखें, कहीं भी टीएमसी का कोई आधार नहीं है। तो जो एक ही स्टेट की राजनीति कर रहे हैं, उसके लिए नेशनल लीडरशिप तो जानते ही नहीं हो वो, उनको तो पता ही नहीं है कि और जो नेशनल स्तर पर कोई जो पॉपुलर लीडर है वो होता क्या है। तो उनको वहीं के लोग चाहिए। जबकि भारतीय जनता पार्टी अगर वहां पर सरकार बनाती है तो क्या गुजरात से किसी को मुख्यमंत्री बनाएगी? क्या उत्तर प्रदेश का जाएगा कोई मुख्यमंत्री बनने के लिए? वहीं का चेहरा होगा। हर स्टेट में जहां भी चुनाव होते हैं वो ऐसी स्थिति होती है, और जिसके पास कोई बड़ा नेता होगा वही तो उसका इस्तेमाल करेगा। अब ममता बनर्जी या अखिलेश यादव या फिर जो भी मायावती हैं या रीजनल पार्टी के जितने भी नेता हैं, वो अपने स्टेट में अपने चेहरे का इस्तेमाल करेंगे, दूसरे जगह से लाएंगे कहाँ से नेता? तो नेशनल पार्टी है वो ऐसा करेगी। अब ममता बनर्जी को ये पता है कि कांग्रेस से उनको कोई खतरा नहीं है, वामपंथी पार्टियों से कोई खतरा नहीं है, तो अब भारतीय जनता पार्टी पे हमला करना है तो गुजरात की बात करेंगी, उत्तर प्रदेश की बात करेंगी, क्योंकि उनको पता है कि इस चुनाव में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पश्चिम बंगाल चुनाव प्रचार करने जाएंगे। जहां जहां चुनाव हो रहे हैं योगी आदित्यनाथ भी जाते हैं, स्टार प्रचारक होते हैं। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने पहले ही गुजरात और उत्तर प्रदेश की बात करके एक नया तरीका डेवलप कर लिया कि वहां पर पश्चिम बंगाल के लोगों में एक भ्रम की स्थिति पैदा की जाए। लेकिन अब लोग ऐसे थोड़ी हैं, लोगों को पता है कि उनको किस दिशा में जाना है और राजनीति में किस तरह से मुद्दों से लोगों को भटकाया जाने की कोशिश की जा रही है। अभी जिसके पास सत्ता है या जिसके पास आधार नहीं है, वो मुद्दों से भटकाने की कोशिश करते हैं। कांग्रेस भी ऐसे ही करती है, टीएमसी भी ऐसे ही कर रही है। जिस स्टेट की बात करते हैं उस स्टेट में भी ऐसे ही की जा रही है।
तो ममता बनर्जी भी ऐसे ही करने की कोशिश कर रही और है। राजीव जी, ऐसा लग रहा है कि ममता की बातों से कि उन्हें बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रही है, इस वजह से वो अच्छे से काम नहीं कर पा रही, क्योंकि उन्होंने ये एक और इल्ज़ाम लगाया बीजेपी के ऊपर कि जो केंद्रीय सरकार है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है ममता सरकार को, इस वजह से काम ठीक से नहीं कर पा रही सरकार। हाँ, वो तो सामान्य सी बात है। वो ममता बनर्जी नहीं, जितना भी गैर भाजपा शासित स्टेट है वो ये आरोप लगाती है। ये आरोप लगाने के पीछे कारण क्या है? जैसे कोई भी स्टेट गवर्नमेंट ये फेडरलिज्म की बात करते हैं, संघवाद की बात करते हैं, लेकिन अपने स्टेट में ये ऑटोक्रेसी चाहते हैं। ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ कोई हस्तक्षेप हो ही नहीं। जी। बाहरी हस्तक्षेप मतलब क्या? केंद्र सरकार कोई हस्तक्षेप न करे, हम लूट खसोट मचाएं, लेकिन सरकार जो केंद्र सरकार की तरफ से, केंद्रीय एजेंसियों की तरफ से हमें कोई भी रोक टोक न की जाए। अब ममता बनर्जी को भी यही तकलीफ है, जैसे उद्धव ठाकरे की सरकार को यही तकलीफ थी, सुशांत सिंह के मामले में हो या फिर दूसरे कई मामले में हो, घोटाले हो, हर जगह पर ये लगता है कि सीबीआई, एनआईए अगर ये टीम आ गई है वहां पे तो उनको समस्या होने लगती है। वो राग अलापने लगते हैं संघवाद का, फेडरलिज्म का, कि मतलब हमारे जो अधिकार हैं उस पर कुठाराघात किया जा रहा है, प्रहार किया जा रहा है। लेकिन किसी को भी इतना अधिकार नहीं दिया जा सकता कि आप दूसरे के अधिकारों को छीनने की कोशिश करें। बिल्कुल। केंद्र और राज्य के बीच बैलेंस होना जरूरी है, ऑटोनॉमी नहीं है। यहाँ पर ममता बनर्जी को यही लग रहा है। ममता बनर्जी को यह समस्या होने लगी क्योंकि ममता बनर्जी के समय में कई घोटाले अभी उजागर होना बाकी है। नारदा घोटाला, शारदा, ये सारे जो फर्जी पूंजी स्कैम हुए हैं उन सब में भी अभी सामने आना बाकी है। और इसके साथ साथ कई और मामले जो अभी आएंगे वो तो अप्रैल मई के बाद आएंगे जब ममता बनर्जी की सरकार चली जाएगी। जी, और इन घोटालों के बारे में भी कहती है ममता बनर्जी कि जब भी चुनाव आने वाले होते हैं तब ये जो शारदा घोटाला है, नारदा घोटाला है, तब इन्हीं मुद्दों को बीजेपी उठाती है। तो मुद्दा तो भ्रष्टाचार हमेशा से रहा है। ऐसी कोई भी सरकार नहीं है जो भ्रष्टाचार के मुद्दे को न उठाए, और मुद्दे तो चुनाव के समय में ही उठते हैं। ये तो राजनीति का उसूल है। ममता बनर्जी भी मुद्दा ये जो उठा रही हैं वो चुनाव के समय ही उठा रही हैं, और भारतीय जनता पार्टी वो मुद्दा तो चुनाव से पहले भी उठा रही थी। अगर पूरे साल के दौरान देखें या जब से ममता बनर्जी की दोबारा सरकार बनी है 2016 के बाद से देखें, भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर क्या कर रही है। भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे अपना आधार बढ़ाने के लिए प्रचार कर रही है। ममता बनर्जी की सरकार के गुंडागर्दी के खिलाफ आवाज़ उठा रही है, शुरू से ही आवाज़ उठा रही है। ऐसे नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के 100 से ज़्यादा नेता कार्यकर्ता की हत्या कर दी जाती है। आखिरकार ये हत्या क्यों की गई? इसके पीछे भी तो कुछ कारण रहा होगा, क्योंकि इन लोगों ने ममता बनर्जी के सरकार के गुंडागर्दी के खिलाफ आवाज़ उठाई, टीएमसी कार्यकर्ताओं के गुंडागर्दी के खिलाफ आवाज़ उठाई। अब इन लोगों से वो सच्चाई की बात तो बर्दाश्त होती नहीं है, तो फिर मुंह दबाने के लिए, जुबान को चुप करने के लिए क्या किया जाए, तो हत्या कर दो। ऐसी स्थितियां वहां पर होती रही है। और पूरे साल के दौरान भी देखें तो जब जब कोई भ्रष्टाचार का मुद्दा आया है, भारतीय जनता पार्टी एग्रेसिव तरीके से सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाई है। लेकिन अब चूंकि पार्टी है और दूसरी तरफ राज्य में सरकार है, तो सरकार और पार्टी के बीच जब केंद्र सरकार के तरफ से केंद्रीय एजेंसी वहां पहुंचती है तो ममता बनर्जी की परेशानी बढ़ जाती है, और वो फिर वहां पर जो उनको रोकने की कोशिश करते हैं। कोरोना के समय भी देखिए, जब केंद्रीय टीम वहां गई तो उसके साथ सहयोग नहीं किया गया। उससे पहले देखिए, जब सीबीआई की टीम वहां गई तो उसके साथ सहयोग नहीं किया गया। यहां तक कि जनरल कंसेंट जो दिया जाता है कि सीबीआई जांच हो सकती है, उसको भी वापस ले लिया गया। अगर ये ऐसी स्थिति रहेगी तो फिर ये कैसे कहा जा सकता है कि सिर्फ चुनाव के समय में भ्रष्टाचार के मुद्दे उठ रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी ने तो हर समय भ्रष्टाचार के मुद्दे उठाए हैं, और पश्चिम बंगाल में तो इनके गुंडागर्दी और भ्रष्टाचार के मुद्दे लगातार उठती रही है। और यही कारण है कि आज ममता बनर्जी कहां से कहां पहुंच गई है। जी बिल्कुल। पिछले चुनाव में जो इतनी बड़ी बहुमत के साथ आई थी वापस, वो अगले चुनाव के लिए ये भी नहीं सोच पा रही है कि उनकी पार्टी बची भी रहेगी कि नहीं। उनके एक एक नेता बाहर जा रहे हैं छोड़ के, जिनको मनाने के लिए हाथ जोड़कर
प्रयास किया जा रहा है। और राजीव जी, शुभेंदु अधिकारी को भी लेकर वहां पर बहुत ज्यादा सस्पेंस बना हुआ है। सौगत राय का कहना है कि वो टीएमसी में ही बने रहेंगे, हालांकि कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया शुभेंदु अधिकारी की तरफ से ऐसा कोई। हाँ, ये तो चल रहा है और वही कारण है कि शुभेंदु अधिकारी अभी चुप्पी साधे हुए हैं। अगर वो अपना स्टेटमेंट दे भी देते हैं तो भी बहुत बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि राजनीति में समय बहुत बहुमूल्य होता है। समय का मूल्य होता है, किस समय कौन सा मूव लिया जाए, कौन सा स्टेप उठाया जाए, ये जरूरी होता है। शुभेंदु अधिकारी के हाथ पांव पड़ने के अलावा इनके पास कोई और रास्ता नहीं था। सौगत राय तो 2 मीटिंग पहले कर चुके थे, तीसरी मीटिंग करने के बाद बोले सब कुछ अच्छा हो गया है, लेकिन अधिकारी की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। सब कुछ अच्छा कैसे हो सकता है जब उस मीटिंग की बात करें, 2 घंटे तक मीटिंग कोलकाता में चली और उस मीटिंग में जिनको नहीं जाना चाहिए था उनको लेके जाया गया। सबसे ज़्यादा परेशानी शुभेंदु अधिकारी को प्रशांत किशोर और अभिषेक बनर्जी से है, और उन दोनों को अचानक मीटिंग में भेज दिया गया। सौगत राय तो पहले से ही मेडिएशन कर रहे थे, 2 बार पहले भी मिल चुके थे, लेकिन तीसरी मीटिंग में इन दोनों को ले आए और जिससे अनकंफर्टेबल हो गए शुभेंदु अधिकारी। यहाँ तक कि ममता बनर्जी ने भी फोन पे बात की, वहाँ मीटिंग के दौरान उन्होंने फोन से उनसे बात की, सबको समझाया, लेकिन कोई फायदा होने वाला नहीं था। और शुभेंदु अधिकारी अब मोर्चा खोल चुके हैं, क्योंकि उनकी मांग इतनी बड़ी है कि ममता बनर्जी के बस में नहीं है उनकी मांग को पूरा करना। ममता बनर्जी सोच रही हैं अभिषेक बनर्जी को आगे बढ़ाना, और वो कुछ अलग खिचड़ी पका रहे हैं। तो ऐसे स्थिति में जो सेकंड लीड में होगा भारतीय जनता पार्टी में, वो अगली सरकार जब भारतीय जनता पार्टी की बनेगी तो वहाँ किस पोजीशन पर होगा, ये देखने वाली बात है। और जब इतने बड़े पद की उम्मीद हो तो छोटे मोटे समझौते से फिर वो वापस आने वाले नहीं हैं। जी राजीव जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो ममता बनर्जी के जिस तरह के हालात बने हुए हैं पश्चिम बंगाल के अंदर, ये इस बात का बहुत ही अच्छा, बहुत ही सटीक उदाहरण है कि जब अपने अंदर कमजोरी हो तो आवाज बुलंद हो जाती है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।